चलिए, इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। डिस्कस करना है हम लोगों को राष्ट्रीय आय को मापने की विधि और आधार वर्ष में हाल फिलहाल परिवर्तन किया गया है उसके बारे में। तो चेंज इन द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड द बेस ईयर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेशनल इनकम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मूल्यह्रास, विदेशों से प्राप्त आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम मतलब पर्सनल इनकम, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि के बारे में देखा था। अभी जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो आपका राष्ट्रीय आय को मापने की विधि और आधार वर्ष में जो परिवर्तन किए गए उनके बारे में बात करनी है। बात अगर इसकी हुई है तो 2015 में अगर हम लोग जाते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो आधार वर्ष तय किया था वो 2004-05 के आधार पर 2011-12 कर दिया था। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2011-12 अभी रिसेंट में था, उसके पहले 2004-2005 था। 2015 से ये आंकड़े चेंज किए गए। जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक समृद्धि और विकास को सकल मूल्य वर्धन के आधार पर मापा जाता था, लेकिन 2018 से देखिए 2018 से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में आर्थिक गतिविधियों के मापन हेतु पुनः आपका सकल मूल्यवर्धन मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब जीवीए के स्थान पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। बहुत अच्छे से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए पहले तो लिखिएगा राष्ट्रीय आय को मापने की विधि और आधार वर्ष में राष्ट्रीय आय को मापने की विधि और आधार वर्ष में किए गए परिवर्तन। और आधार वर्ष में किए गए परिवर्तन लिखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आधार वर्ष 2004-2005 को संशोधित कर 2011-2012 कर दिया है। 2011-2012 कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक समृद्धि और विकास को सकल मूल्य वर्धन के आधार पर मापा जाता था। लेकिन वर्ष 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में आर्थिक गतिविधियों के मापन हेतु पुनः सकल मूल्य वर्धन के स्थान पर सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग करने का निर्णय लिया है। देखिए, स्वतंत्र भारत में जो राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान लगाया था वो आपका 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया गया था। बात है 1949 की। प्रोफेसर पीसी महालोबोनिस की अध्यक्षता से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अप्रैल 1951 में वित्तीय वर्ष 1948-1949 के लिए
देश की जो राष्ट्रीय आय है वो करीब 8,650 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय करीब 246.9 बताई थी। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े हैं वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित और जारी किए जाते हैं। तो इसमें एक दो पॉइंट होता है जो आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस के भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली बार जो सरकारी आंकड़ा दिया था राष्ट्रीय आय के बारे में तो किसने दिया था? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की साहब की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। खैर, अब राष्ट्रीय आय को मापने की कुछ कठिनाइयों और उनकी समस्याओं के बारे में हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय आय की जो मापने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में बात करें। अमौद्रिकृत वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। देखिए, भारत में आज भी बहुत सी जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनका जो विनिमय है मतलब एक्सचेंज है वो आपका अमौद्रिक रूप से किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना और घर पर उपभोग के लिए फल और सब्जियां उगाना। इन जो अमौद्रिकृत जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं इनके मूल्यों का सही मूल्यांकन न होने से या इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाने से राष्ट्रीय आय का सही आकलन नहीं हो पाता है। देखिए, हो सकता है समझ में आ गया हो, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जैसे आप खुद हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे तो ऑब्वियस सी बात है उसके फीस का आकलन कैसे होगा? नहीं होगा। अगर आप घर में अपनी सब्जियां उगा रहे हो तो वो तो स्वयं खा रहे हो या फिर आपका परिवार खा रहा है, तो उसका भी आकलन हो नहीं पाता सही। तो ये एक बड़ी समस्या है जो आपका राष्ट्रीय आय को सही राष्ट्रीय आय को मापने में प्रॉब्लम करता है। जब आप मेंस में लिखेंगे और आपसे अगर पूछा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय आय को मापने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो आप ऐसे ऐसे हेडिंग डाल के ये चीजें लिख सकते हैं। अभी मैं चीजें समझा देता हूं तो होपफुली वो दिमाग में आपकी बनी रहेंगी। एक सिंपल सी भाषा में जब रहेगा ये सारी चीजें तो आपके माइंड सेटअप में ये पहले से रहेगा, हाँ राष्ट्रीय आय के मापने में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका अदा करती हैं और ये प्रॉब्लम फेस होती हैं बाद में। अब राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां बहुत ज्यादा हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की अनेक विधियां हैं, जैसे उत्पाद विधि हो गई, आय विधि हो गई और व्यय विधि भी आपकी प्रचलित है। इनके द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की प्रक्रियाएं और पद्धतियां भी अलग अलग हैं। इन विधियों के द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय संबंधी आकलन में भी आपका भिन्नता हो सकती है। ऐसे में किसी विधि को अधिक उपयुक्त माना जाए यह एक विवाद का विषय बन जाता है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का अभाव होता है। तो राष्ट्रीय आय संबंधी जो पर्याप्त आंकड़े हैं उनका उपलब्ध न होना पाना भी एक आपका गंभीर समस्या बोली जा सकती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में बहुत सी वस्तुएं और सेवाओं से संबंधित जो आंकड़ा है उनको शामिल नहीं किया जाता। अनेक छोटे और जो कुटीर उद्योग होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित जो आंकड़े हैं उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप एक छोटी सी बात, जैसे ये एक छोटी सी बात, ठेले वाले से कौन आंकड़ा आपका निकाल के लाएगा कि इनकी कितनी बिक्री हुई, कैसे क्या हुआ, तो ये आपका छोटे उद्योग ही श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपका किराना स्टोर हो गया, बहुत सारी इस तरह की चीजें हो गई कि उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता है कि एग्जैक्टली वो कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं। अब दोहरी गणना और जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं इनकी मूल्य संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में अगर बात करें तो किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में आपका मध्यवर्ती वस्तुएं और जो दोहरी गणना है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है। बहुत सारी चीजों को इसमें शामिल किया ही नहीं जाता है, तो एग्जैक्टली पता ही नहीं चल पाता। स्टॉक के मूल्यांकन की समस्या होती है, जैसे वित्तीय वर्ष के अंत में ना बिक्री हुई वस्तुओं के स्टॉक का उचित मूल्यांकन करना भी बहुत ज्यादा एक मुश्किल टास्क बोल सकते हैं, क्योंकि आपका किसी वित्तीय वर्ष में किए गए जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के जो मौद्रिक मूल्य हैं उनके राष्ट्रीय आय का उनको राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया जाता है। और ऐसे में यदि कुछ वस्तुओं का स्टॉक जो है वो शेष रह जाता है तो उन वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य भी उसमें शामिल किया जाता है। ये हुआ आपका स्टॉक के मूल्यांकन की समस्या के बारे में। इसके अलावा मूल्य ह्रास के मूल्यांकन की समस्या के बारे में अगर बात की जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आपका मूल्य ह्रास की जो पद्धति है और दर है वो आपका अनिश्चित होती है, जिसमें आपका मूल्य ह्रास के मूल्यांकन में समस्या उत्पन्न होती है। मतलब डिप्रिसिएशन में समस्या डिप्रिसिएशन की वजह से आपका
समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जिसको बोलते हैं हिंदी में धारणीय विकास। तो इसके बारे में बात करें तो जो धारणीय विकास है उससे मतलब ये होता है कि विकास की उस प्रक्रिया से है जो आपका भावी पीढ़ी, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन है, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की योग्यता को बिना कोई हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। मतलब ऐसा कुछ हम एक नॉर्मल से वे में अगर बात करें, पर्यावरण एक सबसे बड़ा बोल सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही इस पीढ़ी के लोगों को, मतलब अगर पर्यावरण को काटते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अभी की पीढ़ी को तो प्रॉफिट हो सकता है, हो ही जाए उस चीज से तुरंत, लेकिन भविष्य में उसके परिणाम जो है बहुत ही भयानक होंगे। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे भविष्य की जो पीढ़ी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए और नई जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं पूरी हो। तो धारणीय विकास में आपका संसाधनों का सर्वोत्तम और जो न्यायोचित उपयोग है इस प्रकार होना चाहिए जिसमें आपका जो आर्थिक समृद्धि की गति दर है वो निरंतर बनी रहे और भावी जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी आपका सदा सुनिश्चित रहे। आपका पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। ऑब्वियस बात है इसमें सबसे बड़ा जो ध्यान दिया जाता है वो आपका कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन पर और पर्यावरण पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, जो धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उठता है। एक सिंपल सी हेडिंग में इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। हिंदी में हेडिंग डालिएगा धारणीय विकास। धारणीय विकास, धारणीय विकास। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये नोट्स आपको इस तरह से बनवाए जाएंगे जिससे कि बहुत आसानी से जब भी आप इसका रिवीजन करो तो ऐसा ना हो कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़े। आप की पॉइंट्स पढ़ लो और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वो आपका एक नज़र में आपके सामने से गुजर जाए। तो रिवीजन करने में बहुत, जब आपका मैटर कम होता है तो रिवीजन करने में आसानी होती है, और वहीं पे अगर आपके पास मैटर बहुत सारा होता है तो ऑब्वियस सी बात है आप रिवीजन कर नहीं सकते, उस चीज़ को आप बंद ही कर दोगे। तो नोट्स और बुक्स में आपका यही एक मेजर डिफरेंस होता है कि नोट्स आप प्रॉपरली उन्हीं चीज़ों का बनाते हो जहां से आपको की पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसे आपने धारणीय विकास लिखा, उसमें 2-3 लाइन्स लिख ली, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता तो है ही। जब 2-3 लाइन आप उसके पढ़ोगे तो आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा कि हाँ ये था बैकग्राउंड, क्योंकि हर एक चीज़ तो आप याद रख नहीं सकते, ये सही बात है। लेकिन आपके बारे में अगर थोड़ी सी चीज़, जैसे इसको बता दिया धारणीय विकास के बारे में एक चीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक चीज़ बता दी गई कि भविष्य की पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी को हम आगे बढ़ाएं, ये आपका एक कहीं ना कहीं धारणा होती है इससे, ठीक। अब इसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर 20 शब्दों में आए तो ऑब्वियस सी बात है टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। 50 शब्दों में आए या फिर 150 शब्दों में आए तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ ना कुछ इधर से उधर से लिखोगे ही। हर एक चीज आप टू द पॉइंट नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 150 शब्दों में इसके बारे में लिखना थोड़ा सा ऐसा लगता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आपका 150 शब्दों में बनेंगे नहीं, 20 शब्दों में आपका सफिशियंट है, 50 शब्दों में आपका सफिशियंट है। चलिए हेडिंग डालिएगा धारणीय विकास। धारणीय विकास, धारणीय विकास से मतलब, धारणीय विकास से मतलब विकास की उस प्रक्रिया से है जो अगली पीढ़ी की आवश्यकताओं को, जो अगली पीढ़ी की आवश्यकताओं को अगली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की योग्यता, पूर्ण करने की योग्यता को बिना कोई हानि पहुंचाए, बिना कोई हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, उसको बोलते हैं धारणीय विकास, उसको बोलते हैं धारणीय विकास। अब राष्ट्रीय आय से संबंधित जो प्रश्न हैं तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें जो जो प्रश्न आपके बन सकते हैं उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे
क्या क्या तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय एग्जैक्टली होती क्या है, नेशनल इनकम जो है वो होती क्या है, ठीक है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसके अलावा शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, मेजर आ जाता है जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है, ये आपको लिखाया गया है जीडीपी और जीएनपी में अंतर। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है आपके यहाँ, ठीक। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पर कैपिटा की इनकम के बारे में भी अक्सर एग्जामिनेशन में जो आपको फॉर्मूला एक लिखाया गया होगा, तो पर कैपिटा इनकम के बारे में फॉर्मूला से भी संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां क्या हैं, प्रॉब्लम किस तरह से होते हैं, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो एक बार बेस अगर आप समझ जाते हैं तो फिर ये समस्याएं नहीं आती हैं कि लिखना हमें किस प्रकार से है। राष्ट्रीय आय की मेजरमेंट की आप चीजें समझ गए कि किस तरह से वहां पे आपको चीजें करनी है, या फिर एग्जैक्टली राष्ट्रीय आय मापने की क्या विधियां होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हिंदी में इसके बारे में बात की जाए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आर्थिक समृद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे आपका किसी देश की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है उसमें दीर्घ अवधि मतलब लॉन्ग टर्म में आपका वृद्धि होती रहे, लगातार इंक्रीजमेंट चलता रहे। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सीधा सा फंडा आप ये समझ लीजिए, ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। आर्थिक समृद्धि की जो माप है वो आपका राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि के रूप में की जाती है, ना केवल आपका मौद्रिक आय अथवा जो सांकेतिक राष्ट्रीय आय है उसके वृद्धि के रूप में। अगर सिंपल सी भाषा में बात की जाए तो वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में होनी चाहिए, केवल जो इस टाइम पे मार्केट जो वस्तु है उसकी बाजार कीमत पे नहीं। मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात की जाए, एक सिंपल सी भाषा में समझने का प्रयास किया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो होता है जो लॉन्ग टर्म तक लगातार चलता रहता है, ये हुआ आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। यहीं पे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में हम लोग दोनों में अंतर लिखेंगे जो एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं रहती हैं, इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आर्थिक विकास को समाज के भौतिक कल्याण में आपका निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अलावा इसमें आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा जो आर्थिक परिवर्तन है उसमें भी सम्मिलित किया जाता है, जो कि आपका भौतिक उन्नति में योगदान देते हैं। तो ये रहा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हेडिंग सी डालिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास को समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब ऐसे लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ और एक तरफ लिखिएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बारे में दो चार पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। दोनों में जो अंतर के बारे में हम लोग चीजें लिखेंगे उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आर्थिक समृद्धि नीचे लिख लीजिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इसका मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। और वहीं जब आर्थिक विकास के बारे में लिखिएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में लिखिएगा आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय, आर्थिक समृद्धि से मतलब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से है।
इसके लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसके लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जाती है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जाती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक आय बचत के साथ साथ आय बचत निवेश के साथ साथ एक देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन भी शामिल है। अब आर्थिक जो समृद्धि होती है, मतलब इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है, वो आपका मात्रात्मक कारक हो, जैसे आपका वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा मापी जाती है। वहीं पे अगर आर्थिक विकास के बारे में बात की जाए तो आर्थिक विकास को मापने के लिए गुणात्मक जो माप हैं, जैसे आपका मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इन सब का प्रयोग किया जाता है। वैसे अभी हम लोग इन जितने भी सूचकांक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कहाँ से किस तरह से आपका आता है।